प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पाइथन और लाप्लास इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला हमारी एप्लीकेशन है कि दो समांतर प्लेटों के मध्य विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब पहली स्थिति वो है जबकि इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई आवेश वितरण नहीं है। तो यहाँ पर हमने दो समांतर प्लेटें दिखाई हैं जो कि वाई अक्ष के अनुदिश रखी हुई हैं और इनका प्लेन XZ प्लेन है। एक प्लेट पहली प्लेट रखी हुई है y1 पे और दूसरी प्लेट रखी हुई है y2 पे। इनके मध्य दूरी कितनी है? d है। एक पे पोटेंशियल V1 है, दूसरी पे पोटेंशियल V2 है। और जैसा कि हमें बताया गया है कि दोनों प्लेटों के मध्य आवेश वितरण नहीं है, इसलिए रो का मान 0 हो जाएगा। अब लाप्लास समीकरण से हम जानते हैं कि जब रो 0 होता है तो लाप्लास समीकरण लगती है और लाप्लास समीकरण के अनुसार डेल टू वी का मान 0 होता है। अब अगर हम एक्सिस में इसको निरूपित करें तो ये हो जाएगा डेल टू वी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूँकि विभव का परिवर्तन केवल वाई अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि प्लेटें वाई अक्ष के अनुदिश रखी हुई हैं, इसलिए विभव का परिवर्तन एक्स के साथ भी 0 होगा और विभव का परिवर्तन जेड के साथ भी 0 होगा। तो इसलिए जब ये मान हम इसमें रख देते हैं तो मुझे मिल जाता है कि डेल टू वी डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब मैं इस समीकरण का समाकलन करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि अगर मैं इसको समाकलन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? डी वी डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि किसी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल ही 0 होता है। अब चूंकि मैं जानती हूँ कि ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी होता है, इसलिए डी वी अपॉन डी वी डी वाई जो है वो एक कांस्टेंट है और उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ई, यानी विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास इस समीकरण को एक बार और समीकलन करते हैं कि डी वी डी वाई इज इक्वल टू ई है। तो यहाँ से इसको समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई डी वाई, जहाँ वी का इंटीग्रेशन डी वी का इंटीग्रेशन होगा V1 से V2 तक, क्योंकि दोनों प्लेटों पर जो पोटेंशियल है वो V1 और V2 है। तो V1 पर जो पोजीशन है प्लेट की वो Y1 है और V2 प्लेट पर जो पोजीशन है वो है Y2। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं डी वाई को, तो मुझे और लिमिट्स लगा देते हैं, मिल जाता है ई Y2 माइनस Y1 के बराबर। अब dv का इंटीग्रेशन किया तो v2 माइनस वी वन लिमिट्स लगाने पर, तो यहाँ पर y2 माइनस वाई वन डी है, इसलिए v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू ई डी, या फिर विद्युत क्षेत्र का मुझे मान मिल जाता है v1 माइनस वी टू अपॉन डी के बराबर। और अगर हम ये मान लें कि y1 इज इक्वल टू 0 है और y1 इज इक्वल टू 0 पर v1 का मान क्या है? 0 है। और जो दूसरी प्लेट है वो मैंने y2 इज इक्वल टू वाई पर रख दी है जिस पर कि पोटेंशियल v है। तो v का मान मुझे जब मिल जाता है माइनस ई वाई के बराबर, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है जिसका स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ से अब मैं इसको प्रदर्शित करती हूँ जब y के साथ परिवर्तन को विद्युत क्षेत्र और विभव के। तो विद्युत क्षेत्र तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने देख लिया था डी वी डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था जो कि माइनस ई है, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। और v का मान है माइनस ई वाई, तो इसका स्लोप ऋणात्मक है, तो ये माइनस ई वाई के रूप में हमने इसको यहाँ दिखाया है। अब मान लेते हैं इन दोनों प्लेटों के मध्य एक समान आवेश वितरण उपस्थित है और एक समान आवेश वितरण है, इसलिए जो आवेश घनत्व है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब आवेश घनत्व वहाँ उपस्थित है, इसलिए हम लाप्लास समीकरण यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे पाइथन समीकरण। और पाइथन समीकरण हमसे हम जानते हैं कि डेल टू वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। पुनः एक्स और वाई के साथ, एक्स और जेड के साथ पोटेंशियल का कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इनके डिफरेंशियल 0 हो जाएंगे। इसलिए मुझे मिलेगा पाइथन समीकरण से कि डेल टू वी डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? V1 से V2 तक, जहाँ पर कि परिवर्तन डी वी डी वाई का Y1 Y2 के साथ माइनस डी वी डी वाई यानी विभव का परिवर्तन y के साथ y1 पर। तो इनका अंतर मुझे किसके मिल के बराबर मिल जाता है? माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 y2 माइनस y1 के बराबर। अब y इज इक्वल टू y1 पर हमने मान लिया कि जो विभव का परिवर्तन है, क्योंकि e इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v होता है, इसलिए ये मान किसके बराबर है? माइनस e1 के बराबर है। इसलिए डी वी डी वाई y2 पर, जिसको मैं e2 कह सकती हूँ माइनस का, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? माइनस e1 माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 y2 माइनस y1 माइनस y पुनः d है, इसलिए मुझे पास रिलेशन आ जाता है e2 इज इक्वल टू e1 प्लस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो ये तो है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र किस प्रकार मुझे मिलता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो E2 का मान है
डेट इज़ E1 प्लस समथिंग, यानी E2 का मान E1 से ज़्यादा है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पोटेंशियल के लिए इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि आपके पास कि जब y1 y2 इज इक्वल टू y मैंने मान लिया, y1 इक्वल 0 मान लिया है, यानी कि हमने जो फर्स्ट प्लेट है उसको ओरिजिन पे शिफ्ट किया है, सेकंड प्लेट को y पे शिफ्ट किया है, तो E का मान हो जाएगा उस स्थिति में E1 प्लस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 y, यानी E इज़ प्रोपोर्शनल टू y। तो ये किसका समीकरण हो गया? एक सरल रेखा का समीकरण हो गया। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये हमें y के साथ परिवर्तन हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए मुझे एक समीकरण चाहिए। तो समीकरण हम निकालने के लिए y2 को y पे बना लेते हैं और y1 को 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पर अब हम पोटेंशियल के लिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे यहाँ पर मान मिल जाता है कि डी डी वाई इज इक्वल टू माइनस E1 माइनस रो अपॉन वाई माइनस y1 के बराबर है। अब यहाँ पर y2 की जगह y रखा गया है और y1 को y1 पे ही माना गया है। तो यहाँ पर समाकलन जब मैं इसको करती हूँ तो मुझे मिल जाता है कि v1 से v तक dv माइनस इंटीग्रेशन E1 dy y1 से y माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन y1 से y माइनस y1 dy। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों प्लेटों के मध्य परिवर्तन देखना है, इसलिए y2 को मैंने परिवर्तनशील मानते हुए y से रिप्लेस कर दिया है। इसलिए जब इसको मैं समाकलन करती हूँ तो मुझे मिल जाता है v माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस E1, इसको इंटीग्रेट किया तो मिल जाता है और लिमिट्स लगाते हैं तो y माइनस y1, y माइनस y1 को इंटीग्रेशन करते हैं तो y dy का इंटीग्रेशन करते हैं तो y स्क्वायर अपॉन 2, y1 dy का इंटीग्रेशन करते हैं तो y1 इंटू वाई और लिमिट्स लगा रहे हैं y1 से y। तो लास्ट में जब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? माइनस E1 y माइनस y1 माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 y माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगा y1, इस यहाँ से 2 मैंने बाहर ले लिया है इसलिए ये बन गया है y माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बन जाता है ये y स्क्वायर, ये बन जाएगा 2y1y और ये प्लस का y1 स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर माइनस का y1 स्क्वायर, इसलिए बन जाता है y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो या फिर पोटेंशियल मुझे मिल जाता है v1 माइनस E y माइनस y1 माइनस y अपॉन 2 रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर टर्म है तो इसका मतलब ये इसमें y स्क्वायर टर्म पहली टर्म आएगी, तो इसका मतलब जो v है वो इसमें y में द्विघाती समीकरण है, इसलिए ये परवलय का समीकरण है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल हम पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल परवलय के रूप में बदलेगा और इस v का मान v1 से कम होगा। इसलिए जब हमने इसको कर्व के रूप में दिखाया है तो ये प्लेट एक से जब मैं दूसरी प्लेट पे जा रही हूँ तो पोटेंशियल का परिवर्तन परवलय के रूप में है और v1 का मान v2 से ज़्यादा है। इसी तरह पहले मैं देख चुकी हूँ विद्युत क्षेत्र इन दोनों के मध्य सरल रेखीय होगा और E2 का मान E1 से ज़्यादा होगा, इसलिए ये सरल रेखा हमने दिखाई है E1 से E2 जब हम पहली से प्लेट दूसरी के मध्य जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दो प्लेटों के मध्य हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव लाप्लास और पॉइसन समीकरण का उपयोग करते हुए निकाल सकते हैं, जबकि आपके पास उनके मध्य आवेश वितरण है और जब उनके मध्य आवेश वितरण नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, दो संकेंद्रीय बेलनों के मध्य मैं विभवांतर निकालना चाहती हूँ। तो ये दो संकेंद्रीय बेलन मैंने दिखाए हैं, एक की त्रिज्या है आपके पास a, दूसरे की त्रिज्या बड़े वाले की मैंने मान ली है b। जिसकी त्रिज्या a है उस पर पोटेंशियल VA माना है, जिसकी त्रिज्या b है उस पर पोटेंशियल VB माना गया है। अब इन दोनों के मध्य कितना विभवांतर होगा उसका मान मुझे निकालना है। अब चूंकि यहाँ पे कोई आवेश वितरण मैंने नहीं माना है, इसलिए बेलनीय निर्देशांकों में जब मैं लाप्लास समीकरण लगाती हूँ तो यहाँ पर ये रो ध्यान रखें, ये यहाँ पर आवेश घनत्व नहीं है, यहाँ पर ये बेलनीय निर्देशांक, चूंकि हम बेलनीय निर्देशांकों में किसी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रो फाई जेड से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ये रो उस कोऑर्डिनेट को निरूपित कर रहा है, ना कि आवेश घनत्व को। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो बेलनीय निर्देशांकों में बाकी सिमेट्री से आपके पास बाकी सब परिवर्तन, एंगुलर परिवर्तन जो है और जेड के साथ जो परिवर्तन है वो शून्य हो जाएंगे। सिर्फ परिवर्तन किसके साथ होगा? रेडियस के साथ, रो के साथ। तो 1/रो डेल डेल रो रो dv डेल फाई डेल रो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 0 है, इसलिए रो dv डी रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। इस कॉन्स्टेंट को हमने a मान लिया है। अब इसको मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो ये बन जाता है dv इज इक्वल इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू a डी रो अपॉन रो। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू a ln रो प्लस b है समाकलन नियतांक और
अब हम इन समाकलन नियतांकों के दोनों के मान निकालेंगे ए और बी के। तो सीमांत प्रतिबंध लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन मेरी ये है कि रो इज इक्वल टू ए पर वी इज इक्वल टू वी ए, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन है कि रो इज इक्वल टू बी पर वी इज इक्वल टू वी बी। तो जब मैं ये दोनों बाउंड्री कंडीशन में रखती हूँ तो मुझे मिल जाता है वी ए इज इक्वल टू ए एल एन ए प्लस बी, और दूसरे से मुझे मिल जाता है वी बी इज इक्वल टू ए एल एन बी प्लस बी। अब इनको परस्पर में घटा देती हूँ, घटाने पर आ जाएगा, चूंकि ये भी कट जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ए कॉमन एल एन ए माइनस एल एन बी। तो ए का मान मुझे मिल जाता है वी ए माइनस वी बी अपॉन एल एन ए बाई बी। अब मैं समीकरण 1 में इसका मान रख देती हूँ, समीकरण 2 में जब मैं इसका मान रख देती हूँ ए का, तो मुझे दूसरे कांस्टेंट का मान मिल जाता है। तो यहाँ से जब मैं समीकरण 2 में मान रख रही हूँ तो ये हो जाएगा वी ए की जगह मैंने रख दिया वी ए माइनस वी बी अपॉन एल एन ए बाई बी इंटू एल एन ए प्लस बी। तो यानी कि बी का मान हो गया आपके पास, यहाँ से एलसीएम लिया तो ये एल एन ए बाई बी वी ए से भी गुणा होगा और एल एन ए बाई बी बी से भी गुणा होगा। और अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाता है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एल एन ए बाई बी और यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है कि वी एल एन ए बाई बी इंटू बी इज इक्वल टू वी ए एल एन ए माइनस, इसको यहाँ इधर गुणा किया है और दोनों ए बाई बी को अलग कर दिया गया है, माइनस वी ए एल एन बी। अब इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लाई हूँ, तो ये माइनस वी ए एल एन ए, ये माइनस है इसलिए प्लस हो गया, प्लस वी बी एल एन ए। तो बी का मान जब मैंने निकाला तो यहाँ से वी बी एल, ये जो वी ए एल एन ए है ये दोनों कट जाएंगे, तो दो ही टर्म्स बचेंगी। तो पॉजिटिव टर्म को मैंने पहले लिख लिया है, तो वी बी एल एन ए माइनस वी ए एल एन बी डिवाइडेड बाय एल एन ए बाई बी, ये मान हो गया आपके पास बी का। अब ए और बी दोनों के मान मुझे मालूम है, इसलिए मैं समीकरण 1 में ए और बी दोनों के मान रख के पोटेंशियल को निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास जो पोटेंशियल है वो क्या आ जाता है कि v इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन एल एन ए बाई बी एल एन रो प्लस वी बी एल एन ए माइनस वी ए एल एन बी डिवाइडेड बाय एल एन ए बाई बी। अब ये पोटेंशियल का मान चूँकि मुझे मिल चुका है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए मैं इसको समीकरण को यूज़ करती हूँ, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी। तो इसको डिफरेंशियल करती हूँ रो के साथ, तो मुझे मिल जाता है विद्युत क्षेत्र का मान वी ए माइनस वी बी अपॉन रो एल एन ए बाई बी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई रो वाली टर्म नहीं है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। सिर्फ इसी का डिफरेंशियल होगा और एल एन रो का डिफरेंशियल 1 अपॉन रो होता है। तो इसलिए हम ये पाते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है डेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो, और यहाँ जो विभव है वो प्रोपोर्शनल था एल एन रो के। अब इसी तरह हम मान निकालेंगे दो संकेंद्रीय गोलों के मध्य विभव का, और चूंकि ये गोले हमने माने हैं ए और बी रेडियस के, जिन पर पोटेंशियल वी ए और वी बी है, इसलिए इसको मैं जब मैं सॉल्व करूंगी तो लाप्लास समीकरण को लगाऊंगी गोलीय निर्देशांकों में, और फिर वही चूंकि कोणीय सिमेट्री है गोले में, इसलिए आपके पास जो वेरिएशन आएगा इन संकेंद्रीय गोलों के मध्य मुझे निकालना है, इसलिए वेरिएशन केवल किसके मध्य आएगा, रेडियस के साथ होगा। तो इसलिए जब मैं रेडियल के साथ निकालती हूँ संबंध, तो मुझे मिल जाता है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल डेल आर, आर स्क्वायर डेल वी डेल आर इज इक्वल टू 0। ये 0 है, इसलिए आर स्क्वायर डेल वी डेल आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और इस कॉन्स्टेंट को मैंने K1 मान लिया। अब इसको समाकलन करती हूँ, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन आर स्क्वायर को K1 के साथ ले जाती हूँ, तो यहाँ अब इसको इंटीग्रेट करती हूँ, तो मुझे मिल जाता है v इज इक्वल टू माइनस K1 अपॉन आर प्लस K2 के बराबर, क्योंकि 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई आर। K2 और K1 यहाँ पर K1 तो नियतांक है और K2 समाकलन नियतांक है। तो सीमांत प्रतिबंधों से मैं K1 K2 के मान निकाल लेती हूँ। तो R इज इक्वल टू ए पर V इज इक्वल टू वी पहला प्रतिबंध है, R इज इक्वल टू बी पर V इज इक्वल टू वी भी दूसरा प्रतिबंध है। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ, तो मुझे मिल जाता है V इज इक्वल टू माइनस K1 अपॉन ए प्लस K2, और दूसरा समीकरण मिल जाता है वी इज इक्वल टू माइनस K1 अपॉन बी प्लस K2 के बराबर। अब दोनों का अंतर निकाल, दोनों को हम घटा देते हैं परस्पर, तो ये K2 कट जाएगा, घटाने पर ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी माइनस K1 दोनों में कॉमन है, तो ये 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो K1 का मान मुझे पास यहाँ पे मिल जाता है मुझे। अब इस K1 के मान को मैं यहाँ रख देती हूँ इस समीकरण में, और इस समीकरण में रखती हूँ, तो मुझे K2 का मान भी, इसको सॉल्व करती हूँ तो K2 का मान भी मिल जाता है। अब चूँकि K1 K2 के मान मुझे मिल चुके हैं, इसलिए मैं पहले समीकरण में दोनों के मान रख देती हूँ, तो मुझे पोटेंशियल का मान मिल जाता है, और पोटेंशियल मुझे दिख रहा है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर मुझे यहाँ पर मिला है। अब चूँकि पोटेंशियल मुझे मालूम है, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी रिलेशन लगा के
विद्युत क्षेत्र भी निकाल सकती हूँ। तो विद्युत क्षेत्र दो संकेंद्रीय गोलों के लिए मुझे क्या मिल जाता है, चूँकि 1/r का मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंशियल कर रही हूँ, तो 1/r² मुझे मिल जाता है माइनस का, तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² मिल जाता है। अब एक एग्जाम्पल हम और देख रहे हैं कि पीएन संधि डायोड की संधि पर विभव और धारिता का मान क्या होगा। अब इसको संधारित्र क्यों मान रहे हैं हम, धारिता का मान तो संधारित्र के लिए निकलता है। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य आवेश वाहक कौन से हैं, होल हैं। यहाँ पर मुख्य आवेश वाहक कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये दोनों जो P और N है ये संधारित्र की प्लेटों के मध्य की तरह कार्य करते हैं, संधारित्र की प्लेटों की तरह कार्य करते हैं, और इनके मध्य जो अवशेष क्षेत्र बनता है वो एक परावैद्युतांक की तरह काम करता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो अवशेष क्षेत्र है ये अप्लाइड विद्युत क्षेत्र के साथ बदलता है, अप्लाइड पोटेंशियल के साथ बदलता है। फॉरवर्ड बायस पर इसकी मोटाई कम हो जाती है, रिवर्स बायस पर इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो ये निर्भर है कि अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, इसलिए ये वेरिएबल धारिता देगा। तो वेरिएबल धारिता है इसलिए मैं गतिक धारिता का मान निकालूंगी संधि की, और वो मान होगा डेल Q डेल V के बराबर। तो अब मुझे Q चाहिए और V का संबंध चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आवेश वितरण है, उपस्थित है, संधि पर आवेश घनत्व तो मान लिया मैंने रो है, इसलिए मैं लगाऊंगी पाइसन समीकरण। तो पाइसन समीकरण से चूंकि ये वेरिएशन मैंने x दिशा में माना है, तो x दिशा में वेरिएशन मानने पर आपके पास y और z के साथ इसके कंपोनेंट शून्य होने पर मुझे समीकरण मिल जाएगा डेल 2v डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। अब मैं इसका समाकलन करती हूँ, तो डेल v डेल x इज इक्वल टू माइनस रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन प्लस एक समाकलन नियतांक, जिसका मैं मान निकालती हूँ बाउंड्री कंडीशन से। और बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल टू 0, इसको 0 माना है मैंने, तो x इज इक्वल टू 0 पर डेल v डेल x 0 होगा, इसलिए k1 0। तो इसलिए dv डेल x का मान मुझे मिल जाता है माइनस रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन। अब इसका मैं पुनः इंटीग्रेशन करती हूँ, dx को इधर ले जाती हूँ, इधर dv बच जाता है, तो dv का इंटीग्रेशन करूँगी तो v आएगा, x dx का इंटीग्रेशन होगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और एक का समाकलन नियतांक आएगा, इसलिए v का मान मुझे मिल जाता है माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस k2। अब k2 का पुनः मान मुझे निकालना है, तो पुनः बाउंड्री कंडीशन कि x इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0, इसलिए k का मान क्या हो जाएगा, k2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v का मान जब निकालती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, माइनस रो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब ये v का मान तो मुझे मिल चुका है, इससे मैं dv भी निकाल सकती हूँ, लेकिन अब मुझे आवेश का मान चाहिए। तो आवेश का मान निकालने के लिए हमने मान लिया कि चूंकि आवेश घनत्व रो है और आवेश घनत्व होता है आवेश बटे आयतन, तो आवेश का मान निकालने के लिए मुझे रो को आयतन से गुणा करना होगा। और संधि पर जो आयतन है वो चूंकि एक ये मैं बेलन की तरह अगर इसको मानूं, तो इसकी जो चौड़ाई है, इस बेलन की जो चौड़ाई है आपके पास, वो आपके पास W है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अर्ध ही हम आवेश कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव आवेश होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो आधी चौड़ाई अगर मैं लेती हूँ तो ये W/2 हो जाएगा। और इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमने A मान लिया है, तो आयतन हो जाएगा रो A W/2। अब यहाँ पर dq का मान अगर इसको डिफरेंशियल करूँ तो मिल जाएगा, क्योंकि W वेरिएबल है अप्लाइड पोटेंशियल के साथ, इसलिए dq का मान हो जाएगा रो A/2 dW। अब W/2 पर v का मान अगर मैं देखूँ तो पोटेंशियल मुझे मिलेगा माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन W/2 का होल स्क्वायर, यानी ये मान हो जाएगा माइनस रो अपॉन 8 एप्सिलॉन W स्क्वायर। अब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ, क्योंकि W का मान v के साथ वेरिएबल है, इसलिए dv का मान जब मैं निकालती हूँ तो ये हो जाता है माइनस रो अपॉन 8 एप्सिलॉन 2W dW, यानी मान मुझे मिल जाता है रो W dW अपॉन 4 एप्सिलॉन। अब यहाँ से मैं, अब चूँकि मुझे विभव भी मिल चुका है, तो dq dv का मान मैं निकाल लेती हूँ। तो dq का मान मेरे पास आपके पास मिल चुका है रो A/2 dW, वो मैंने रख दिया, अपॉन dv का मान मैंने रख दिया 4 एप्सिलॉन अपॉन रो W dW। तो इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है संधि पर गतिक धारिता का मान 2 एप्सिलॉन A अपॉन W, या फिर इसको हम W/2 को हम dv मान सकते हैं, तो एप्सिलॉन A अपॉन d, जो कि समांतर पट संधारित्र के लिए भी धारिता का मान होता है। तो इस प्रकार से हम लाप्लास और पॉइसन समीकरण का उपयोग करते हुए बहुत सी विद्युत चुम्बकीय की समस्याओं को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।